हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा आपको टाइटल से समझ में आ रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स तो मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसी जगह के बारे में बात की गई है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइज नहीं है। तो अब किंगडम है तो किंगडम को रूल करने के लिए कोई राजा भी होगा, बिल्कुल उसके मिनिस्टर्स भी होंगे। तो यहाँ पे जो राजा है, जो मिनिस्टर है, इवन जो उसके एडवाइजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब वो कुछ सोच के समझ के कोई भी डिसीजन जो है नहीं करते हैं, जस्ट ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले लिया और अपने आप को सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन जो है वो ले लिया है। तो आप सोचो कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उसका राजा या उसको चलाने वाला जो भी किंग होगा या जो भी हेड होगा, अगर वो इंटेलिजेंट ही नहीं होगा, मतलब उसके पास सोचने की अपनी जो शक्ति है, अगर वो उसको ठीक तरह से नहीं यूज़ करेगा, तो उस किंगडम का क्या होगा। डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस तो होंगे ही ना। तो ऐसा ही स्टोरी के अंदर जो है हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का। ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है? A.K. रामानुजम ने लिखी है। और क्योंकि उनकी एक बुक है जिसका नाम है फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया, फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो उसी में से जो है एक छोटा सा जो चैप्टर है आपका, वो ये जो है आपका लिया गया है। ठीक है, फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया रिटन बाय A.K. रामानुजम। तो उसी में से जो है ये आपका चैप्टर लिया गया है। ये स्टोरी जो है किस चीज़ पे बेस्ड है, ये आप कह सकते हैं कि जो आपको पता है कन्नड़ लैंग्वेज है, कहाँ का है, कर्नाटका का है, मेनली जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ का। तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है वो एक फॉक टेल है। फॉकटेल तो आप समझते हैं ना, जो स्टोरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती रहती हैं, उन्हीं को कहा जाता है। तो इसका जो जैसे टाइटल आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। और इस किंगडम में जो राजा है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। वो क्या है, एक्चुअल में फूल है। तो उन्हीं के बारे में चैप्टर जो है वो आपका हम ये वाला जो चैप्टर हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, वॉट हैपन्स टू देम। अब देखो इसमें क्या है, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है, या ऐसी ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि जो कभी कभी जो फूल पीपल है ना, जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइस नहीं है, तो वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। और उनको टैकल करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए किसी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन की ज़रूरत होगी, है ना, क्योंकि वही उनको मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है कौन स्टोरी के अंदर कौन फूल है, किसको फूल कहा गया है यहाँ पे, और लास्ट में उनके साथ में क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द एक सेकेंड। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर वर idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields, and run their businesses only after dark and go to bed एज सुन एज द सन केम आउट। देखो कितना अच्छा डिसीजन ले रहा है एक्चुअल में कहने के लिए, क्योंकि फूल कहा गया है तो वैसा डिसीजन नहीं बोलेगा। तो ये जो आपका किंगडम था, किंगडम ऑफ फूल्स था, तो यहाँ पे जो राजा था और आपका जो मिनिस्टर था, वो दोनों कैसे थे, वो थे ईडियट्स। ईडियट्स मतलब कि बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थे, कुछ भी सोच समझ के वो डिसीजन यहाँ पे नहीं लेते थे। तो यहाँ पे राजा और उसके मिनिस्टर को क्या कहा गया है कि वो बिल्कुल भी वाइस नहीं है। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई हम अपने किंगडम को ना ऐसे नहीं चलाएंगे जैसे बाकी के राजा चलाते हैं। जो भी अपने अपने किंगडम में राजा होते हैं, वो अपने अपने रूल्स बनाते हैं, कोई ना कोई उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो यहाँ पे ये जो इस किंगडम का जो राजा और मिनिस्टर था, उन्होंने सोचा कि जैसे बाकी के राजा अपनी कंट्री को चलाते हैं, अपने किंगडम को चला रहे हैं मतलब, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम चीज़ों को थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कुछ डिफरेंट तो हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या यहाँ पे चेंजेस किए, देखो नॉर्मली हम दिन को दिन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, अभी हम लोग जो नॉर्मल है ना, और रात को रात की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब रात में सब लोग सोते हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई रात में जो है वो सोना बंद कर दे, दिन में ही सोता रहेगा और रात में ही काम करना स्टार्ट करेगा, रात में जॉब पे जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस तो हर जगह पे, भाई नाइट शिफ्ट चल रही है, कुछ ऐसा है तो वो बात अलग है, बट नॉर्मली तो ऐसा नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या डिसाइड करते हैं, वो दोनों राजा, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा है, मिनिस्टर उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है खुद को, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम एक काम करते हैं, हम दिन और रात को ना आपस में इंटरचेंज कर देंगे। मतलब कि दिन को रात बना लो, रात को दिन बना लो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम वो रात में करते हैं, अब उनको तो दिन में करना स्टार्ट कर दो, जो काम वो दिन में करते हैं उनको रात में करना स्टार्ट कर दो। तो ये ऑर्डर जो है उन्होंने सबको अपने किंगडम में पहुँचा दिया, ये ऑर्डर सबको दे दिया कि रात में क्या करना है, रात में सबको उठना है
और जो है अपना काम करना है, अपने खेतों में काम करना है, अपना जो भी वो काम करते हैं वो सारे काम अपने कंप्लीट करेंगे कब? रात में। इवन अगर उन्हें फार्मिंग भी करनी है तो भी रात में करेंगे। जो अपने बिजनेस चलाते हैं वो रात में ही चलाएंगे अपने बिजनेस, अपना जो भी काम करना है रात में करेंगे। जैसे ही सूरज निकल जाएगा, जैसे दिन में सूरज निकलेगा, सनराइज होगा, तो सारे लोग क्या करेंगे? सारे लोग जो है वो सो जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने जो है अपना डिसीजन ले लिया। आगे देखो, एनीवन, यहाँ से दिस लाइन, anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. अब ये उन्होंने ऑर्डर तो निकाल दिया, सारी चीज़ें बता दी और ये भी बोल दिया साथ साथ कि अगर कोई इस ऑर्डर को नहीं मानेगा, कोई इस ऑर्डर को डिसओबे करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो भाई उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट में भी क्या बोल दिया? सीधा पनिशमेंट में भी कोई फाइन, कोई पेनल्टी, कुछ नहीं, सीधा क्या बोल दिया कि उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, अब जो लोग हैं उन्होंने करना स्टार्ट भी कर दिया। भाई मरना कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। तो लोगों ने डर की वजह से जो है इस ऑर्डर को मान लिया। ठीक है, अब उन्होंने अपना ऑर्डर निकाल दिया, लोगों ने मानना भी स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं, द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब राजा और उनका जो मिनिस्टर था वो दोनों बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई हमने तो बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है और यहाँ पे जो किंगडम में लोग हैं वो सारे के सारे हमारा ऑर्डर मान रहे हैं, तो वो अलग से हैप्पी थे बहुत ज़्यादा। जबकि ये डिसीजन वाइस नहीं था बिल्कुल भी, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पे। अब एक दिन क्या हुआ, वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन दिस सिटी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बट देयर वॉज नो वन अबाउट। Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ पे डी वर्ड देख लो पहले। स्टिरिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो जैसे ग्लास में आपने चम्मच डाली, कोई चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं तो उसको स्टिर करना बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टिर का मतलब क्या है? मूविंग अराउंड, चारों तरफ ऐसे घूमना इस तरह से। और गुरु आप समझ ही सकते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे गुरु यूज़ किया गया है। तो एक दिन एक गुरु और उनका जो डिसिपल था, उनका जो शिष्य था, वो उस किंगडम में आ जाते हैं। इस इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं या फिर आप फूल कह सकते हैं, इस राजा के किंगडम में जो है वो दोनों आ जाते हैं। अब ये सिटी ना बहुत ही ब्यूटीफुल था, तो उस ब्यूटीफुल सिटी को वो देखते हैं। बिल्कुल ब्राइट सनशाइन थी, बिल्कुल सनी डे था, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों बहुत सरप्राइज्ड हुए कि मतलब क्या बात है, दिन है बिल्कुल प्रॉपर और यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक आप कह सकते हैं कि कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग जो हैं वो सो रहे हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला है कि ऐसा लग रहा था कि एक माउस भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई उनको ह्यूमन बीइंग या कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। एक सिंगल माउस उनको तक नहीं दिखाई दिया वहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिल्कुल सारे में शांति थी वहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं वो भी वहाँ पे कुछ भी नहीं थे, सब लोग सोए हुए थे। और ऐसा लग रहा था कि लोगों ने जो है अपने कैटल को भी ये सिखा दिया है, अपने जो जानवर थे, जो वो जानवर पालते थे वहाँ किंगडम में, उनको भी ये सिखा दिया है कि आपको दिन के टाइम में क्या करना है, दिन के टाइम में आपको सोना है। तो ये दोनों ने नोटिस कर लिया, गुरु ने और डिसिपल ने। नेक्स्ट है आपका, द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वेंडर्ड अराउंड town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब देखो वो क्या कहते हैं आगे। अब ये जो दोनों थे वो बहुत सरप्राइज थे। अमेज्ड का मतलब है सरप्राइज। तो दोनों स्ट्रेंजर्स जो थे, गुरु और उसका डिसिपल, इस किंगडम में आके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। उनको ये नहीं पता था, क्योंकि उनको तो इस बारे में नहीं पता था ना कि राजा ने क्या ऑर्डर यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये जो ऑर्डर था कि दिन का रात और रात का दिन वाला जो सिस्टम था वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुए कि दिन के टाइम में तो सारे लोग सो रहे थे यहाँ पे, है ना। और जब वो उस पूरी सिटी में ऐसे घूम रहे थे चारों तरफ, और जैसी रात हुई, दिन में तो कोई दिखाई नहीं दिया उनको, जैसी रात होनी स्टार्ट हुई, शाम हुई, रात हुई, तो सारे लोग उठ गए और सारे लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने फार्मिंग कर दी, जो अपना काम कर रहे थे वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड। आगे, द टू मैन वर हंग्री। Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब देखो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइज वाली बात जो है वो यहाँ पे नोटिस करते हैं। तो अब क्योंकि गुरु और उसका जो शिष्य था उनको भूख लग रही थी, दिन भर कुछ नहीं खाया था उन्होंने, है ना। तो जब वो शॉप रात में खुल गई तो वो कुछ खाने का सामान लेने के लिए गए होंगे शॉप्स वगैरह पे। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए। क्यों? क्योंकि उनको कुछ भी सामान खरीदना था ना, तो उसका जो प्राइस था वो सेम ही था।
डुड्डू, ठीक है। डुड्डू क्या है आपका, ये कन्नड़ लैंग्वेज में यहाँ पे मनी के लिए यूज़ किया गया है। तो कुछ भी सामान खरीदना हो उनको तो क्या था, एक डुड्डू उसकी कॉस्ट दे रखी थी, चाहे उनको चावल लेने हो, चाहे उनको बनानास लेने हो, कुछ भी लेना हो तो उसकी कॉस्ट सेम ही थी। अब गुरु और शिष्य तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए कि भाई हमें कुछ भी लेना है, उन सब की कॉस्ट जो है वो क्या है, उन सब की कॉस्ट तो सेम ही आ रही थी, तो हम कुछ भी खरीद लें। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि ये तो बहुत सस्ते प्राइस में जो हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। और उन्होंने ऐसा आज तक कभी सुना नहीं था कि कुछ भी सामान लेने के लिए जाओ तो उनका जो प्राइस है वो सेम रहेगा, ऐसा कभी नहीं सुना था। तो जो भी उनको चाहिए था खाने के लिए वो आराम से खरीद सकते थे, मतलब 1 रुपये में वो बहुत सारा खाना जो है अपने लिए खरीद सकते थे। आगे देखो, when they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us, let's go, he said to his disciple. अब जब उन्होंने खाना खा लिया, अपना खाना पका लिया, खाना खा चुके थे, तो गुरु को ये बात समझ में आ गई। गुरु जो थे वो इंटेलिजेंट थे, तो उनको ये बात समझ में आ गई क्या, कि भाई ये किंगडम जो है ना वो किंगडम ऑफ फूल्स है और यहाँ हमारे लिए रहना खतरे से खाली नहीं है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि भाई हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। बट डिसिप्लिन तो कुछ और ही चाहता था, डिसिपल जो था। तो बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप यार, क्योंकि वहाँ जो भी सामान मिल रहा था वो बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा था। तो शिष्य जो था उसने तो मना कर दिया, है ना। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और उस शिष्य को क्या चाहिए, सस्ता और अच्छा खाना, बिल्कुल मतलब खाना चाहिए ज़्यादा सा और बहुत सस्ते प्राइस में। तो अब उसने तो मना कर दिया। अब गुरु ने क्या कहा, गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। अब गुरु जो थे उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि ये सब लोग फूल्स हैं बिल्कुल, और ये लंबे टाइम तक चलेगा नहीं। जैसे हम अभी चल रहे हैं कि हाँ हमें सब चीज़ें बहुत सस्ते में मिल गई हैं, तो ये लंबे टाइम तक चलेगा नहीं ऐसा कुछ भी। और तुम खुद भी नहीं सोच सकते हो, तुम खुद भी नहीं बता सकते हो कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा हमारे लिए कि हम इस जगह को छोड़ के यहाँ से चले जाएँ। क्योंकि गुरु जी जो है वो समझ गए थे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो नुकसान पहुँचा सकते हैं डेफिनेटली हमें भी। अगर यहाँ पे इन लोगों को समझ ही नहीं है किसी चीज़ की, तो डेफिनेटली ये खतरा जो है वो हमारे लिए बना सकते हैं, है ना। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु जी की बात नहीं सुनी और उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। और फिर ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ पे रहना चाहता था जो शिष्य था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, अब गुरु जी जो है उन्होंने बहुत समझाया कि भाई चलो यहाँ से अच्छी जगह नहीं है, बट जो शिष्य है उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। तो गुरु जी को गुस्सा आ गया, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, डू वॉट यू वॉन्ट, जो तुम्हें करना है करो, आराम से रहो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, और लेफ्ट, और वहाँ से वो चले जाते हैं। डिसिपल जो है वहाँ पे कंटिन्यू करता है, वहीं पे रहना स्टार्ट करता है। एट हिज fill every day bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred पुल। अब जो डिसिपल जो गुरुजी थे वो तो वहाँ से चले गए, और जो डिसिपल था वहाँ पे वो किंगडम ऑफ फूल्स में स्टे कर जाते हैं। तो हर दिन जो है वो बहुत सारा खाना खाता था, क्योंकि उसे तो खाना ही चाहिए था। और खाना खाने की वजह से उसकी हेल्थ ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे बुल रहता है ना आपका, बिल्कुल वैसे उसकी हेल्थ जो है वो होती जा रही थी डे बाय डे। एक दिन क्या हुआ, वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब एक दिन क्या हुआ यहाँ पे, एक दिन एक चोर जो था वो एक व्यापारी के घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए। वहाँ पे उसने जो है स्पेस बनाया होगा, ठीक है ना, वॉल में जाने के लिए कि वो अंदर जा पाए, तो वहाँ जगह बनाई होगी। जैसे ही वो अंदर चला गया, चोरी भी उसने कर ली, वो वापस आ रहा था। तो वापस आते वक्त जब वो बाहर निकल रहा था, जो भी उसने चीज़ें वहाँ से चुरा ली थी, जब उनको वापस लेकर आ रहा था, तो जो दीवार थी ना वो गिर जाती है, टूट जाती है दीवार, और उसके ऊपर गिर जाती है। तो सर पे गिरने की वजह से दीवार जो है उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उसका जो भाई था, किसका भाई, इस थीफ का जो भाई था, वो कहाँ गया, वो राजा के पास गया अपनी कंप्लेन करने के लिए। परसुइंग का मतलब होता है फॉलो करना, और एंशिएंट ट्रेड का मतलब यहाँ पे थेफ्ट के लिए यूज़ किया गया है ना। ट्रेड का मतलब ऐसे व्यापार होता है।
तो अब ये जो राजा का, इसका जो भाई था चोर का, वो कहाँ पहुँचा, वो राजा के पास गया, यंगर ब्रदर था, और जाके कंप्लेन करी कि भाई मेरा जो भाई था, है ना, वो गया था अपने किसी काम से, एंशिएंट ट्रेड करा है यहाँ पे, कि जो काम वो करता रहता है यहाँ पे, तो उसके लिए वो गया वहाँ पे, चोरी के लिए गया है वो तो। और जब वो काम कर रहा था तो एक दीवार जो है उसके सिर पे गिर गई और उसकी मौत हो गई है। तो अब वो जो थीफ का जो भाई था, वो क्या करना चाहता था एक्चुअल में, उसको तो पता था कि राजा इंटेलिजेंट रही है, मैं कुछ भी बोलूँगा ये मान लेगा। तो यहाँ पे वो राजा के पास गया, कंप्लेन करता है और कहता है कि भाई जिस व्यापारी का वो घर था ना, उसको पनिशमेंट दो, मुझे नहीं पता है कि उसको पनिशमेंट दो, वही कल्प्रिट है, उसी ने जो है वो उसको ब्लेम करता है, मर्चेंट को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से मेरे भाई की जो है वो डेथ हो गई है, और उसको एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी जो नहीं गिरनी चाहिए थी इस टाइम पे। तो राजा को क्या बोलता है, कंप्लेन करता है राजा को कि उस मर्चेंट को जो है आपको पनिश करो और मेरी जो फैमिली है उसको कंपनसेट करो, जैसे मुआवजा कुछ पैसे या कुछ इस तरह से वो दो, तो तभी मैं जो है मानूंगा, ठीक है। अब आगे देखो फिर क्या हुआ, रॉन्ग डूअर मतलब गलत करने वाला, तो यहाँ किसके लिए बोला गया था, मर्चेंट के लिए बोला गया था। द किंग सेड, अब क्योंकि राजा अपना दिमाग तो यूज़ नहीं कर रहा था यहाँ पे, है ना, तो राजा ने क्या कहा, जस्टिस विल बी डन, कि न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। तो कहता है बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी नहीं उसने सोचा है, कहता है कि हाँ न्याय किया जाएगा, न्याय होगा, परेशान मत हो। और वो एकदम से किसको बुलावा भेजता है, वो बुलावा भेजता है घर के ऑनर को, यानी कि उस मर्चेंट को जो है उसने बुलवा लिया, ठीक है। आगे देखो, ये रहा यहाँ पे राजा, ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं फिर अभी। When the merchant arrived, the king questioned him. अब जो है राजा ने उसको तो बुलवा लिया, मर्चेंट को बुलवा लिया, और उससे जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट्स योर नेम, तो उसने अपना नाम बताया, सच एंड सच, और हाइनेस अपना नाम उसने बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्ग्ड योर हाउस, तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम घर पे ही थे जब वो थीफ जो था तुम्हारे घर में था, एंटर किया था उसने, क्या तुम तब घर में थे। उसने कहा येस माई लॉर्ड, तो उसने कहा हाँ मैं वहीं मौजूद था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक इट फेल ऑन हिम, तो उसने क्या आंसर दिया, उसने कहा कि वो अंदर आया, है ना, दीवार तोड़ के तो अंदर गया होगा ना, अंदर जगह बना के, वो वॉल जो थी वो बहुत वीक थी तो इसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अब वो जो एक्यूज था जिसपे दोष लगाया गया था मर्चेंट, वो क्या करता है, वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, और वो रिक्वेस्ट करता है ना, अपनी गलती को तो नहीं मानेगा क्योंकि उसने थोड़ी ना मारा था एक्चुअल में, तो वो वहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करता है, योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर। अब राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा भाई तुम्हारी उस दीवार की वजह से इस आदमी के भाई की मौत हो गई है, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, वी हैव टू पनिश यू। अब क्या डिसीजन लेता है वो कि भाई आपको पनिशमेंट तो देना पड़ेगा, है ना, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब मर्चेंट जो था वो तो बेचारा ऐसे बहुत ज़्यादा, मतलब उसे कुछ समझ में ही नहीं आया होगा कि दीवार उसके ऊपर गिर गई है, मेरा दीवार में कोई रोल भी नहीं है ऐसे, है ना, और वो मर गया और सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया है। तो उसने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील भी कर रहा था मर्चेंट। आई डिडंट पुट अप द वॉल, तो कहता है मैंने उस दीवार को नहीं बनाया महाराज, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, तो कहता है ये तो उसकी गलती है ना जिसने उस दीवार को बनाया है, ये तो एक्चुअल में उसकी गलती है, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो मर्चेंट ने क्या कहा, मर्चेंट ने कहा कि महाराज ये तो उसकी गलती है जिसने उस दीवार को बनाया है, उसने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया इसीलिए वो दीवार गिर गई है, तो आपको जो है उसको पनिशमेंट करना चाहिए, ना कि मुझे, ठीक है। अब राजा ने पूछा हु इज दैट, कौन है वह। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये तो जब मेरे पिताजी थे कभी तब बनाई गई थी। आई नो द मैन, तो कहता है मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब तो वो बहुत ओल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है। ही लिव्स नियर बाय, और वो यहीं पास में ही रहता है, राइट। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। अब राजा ने जो था, राजा ने क्या किया, राजा ने अपने जो वो थे आपके क्या बोलते हैं, जो अपने मैसेंजर्स थे उनको भेज दिए कि उस ब्रिकलेयर को पकड़ के लेकर आओ। ब्रिकलेयर यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, ब्रिकलेयर उस पर्सन के लिए यूज़ किया गया है जो दीवार ईंटें लगा लगा के दीवार बनाते हैं ना, मिस्त्री, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो उसने कहा कि भाई उसको बुला के लाओ, उसी की सारी गलती है, उसको पकड़ने के लिए अपने जो मैसेंजर थे वो भेज दिए, दे ब्रॉट हिम, उसको लाया गया वहाँ पर, है ना। टाई हैंड एंड फुट, उसके पैर और हाथ बांध के ले आए बेचारे के, राजा के महल में उसको लेकर आए हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन द फादर्स टाइम, तो उसने कहा क्या तुमने उस दीवार को बनाया था, मर्चेंट की तरफ इशारा करके वो पूछते हैं क्या तुमने उस दीवार को बनाया था इनके पिताजी के टाइम पे।
तो वो बेचारा झूठ तो बोलेगा नहीं, तो उसने कहा हाँ महाराज मैंने ही बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, तुमने किस तरह की दीवार बनाई है। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, और कह रहा है राजा जो है वो क्या बोल रहे हैं उनसे, उस आदमी से, कि तुम्हारी जो दीवार है वो उस पर गिर गई है, बेचारे गरीब आदमी पे गिर गई है और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर कर दिया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब उसको भी बोल दिया जिसने दीवार बनाई थी ब्रिक लेयर ने, उसको भी बोल दिया कि तुम्हें पनिशमेंट देना, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। और पनिशमेंट क्या कहता है वो, मृत्युदंडी कहता है यहाँ पे पनिशमेंट भी। नेक्स्ट है आपका, बिफोर द किंग could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was not good. It was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब देखो ब्रिकलेयर ने क्या कहा, ब्रिकलेयर ने कहा उसको बोला राजा को, इससे पहले कि वो अपना एग्जीक्यूशन का ऑर्डर वहाँ पे सुनाता, तो जो वो ब्रिकलेयर था उसने रिक्वेस्ट किया, कहता है कि अपने ऑर्डर देने से पहले ना एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये बिल्कुल सच बात है कि मैंने उस दीवार को बनाया है और अच्छी नहीं बनी है, लेकिन वो उसका रीज़न क्या दे रहा है कि क्यों अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि मेरा माइंड ना उस दीवार पर नहीं था, मैं काम करने में मेरा प्रॉपर ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो रीज़न क्या कहता है कि एक लड़की की वजह से, वो लड़की जो ऐसे गलियों में घूमती रहती थी और उसकी पायल की जो आवाज़ है ना वो मुझे सुनाई देती थी, जिस जिंगलिंग साउंड करती रहती थी, और उसी उसी की पायल की आवाज़ सुन के जो है मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया काम पे, और इसलिए मैंने दीवार जो थी वो अच्छे से नहीं बन पाई है, और इसीलिए वो दीवार जो है कैसी बनी, वीक बन गई है। ठीक है, तो कहता है मेरी मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक किसकी है, उस गर्ल की है, उसको बुला के लेकर आओ, उसको उसको पनिशमेंट देना आप, है ना। और कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ पे रहती है और मुझे पनिशमेंट नहीं देना, आप उसको पनिशमेंट दे दो। मतलब क्या हुआ कि मर्चेंट ने किसको ब्लेम डाल दिया, ब्रिकलेयर को। ब्रिकलेयर ने किसको डाल दिया ब्लेम, ब्रिकलेयर ने डाल दिया इस डांसिंग गर्ल को। आगे देखते हैं। You are right. The case deepens. We must look into it. It's not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. अब राजा जो है वो कह रहा हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो उसको समझ में आ गया। तो कहता है कि ये तो केस जो है वो तो गहराई में जाता ही रह रहा है, मतलब इस पर तो और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, है ना, हमें तो उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना इतना आसान नहीं है। एक काम करो, उस डांसर को पकड़ के लेकर आओ, वो जहाँ पर भी रहती है। ठीक है, उसको बुलवा लिया वहाँ पे। द डांसिंग गर्ल, now an old woman, came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? उस डांसिंग गर्ल को बुलाया, वहाँ पे लाया गया। डांसिंग गर्ल जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, उसके हाथ कांप रहे हैं जैसे वो कोर्ट में एंटर होती है। राजा ने उससे क्वेश्चन पूछे कि भाई बहुत सालों पहले जब तुम डांस करती थी या, है ना, तो तुम जो है यहाँ पे ऐसे घूमती रहती थी गलियों में, और जब ये ब्रिकलेयर जो है वो दीवार बना रहा था, है ना, तुम्हारे मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ये डिस्ट्रैक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। कौन, ब्रिकलेयर, क्या तुमने देखा है? तो वो कहती है हाँ येस माय लॉर्ड, तो वो भी हाँ बोलते, झूठ कोई नहीं बोल रहा है। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, कहती है मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम वहाँ पे ऐसे घूमती रहती थी अपने पायलों की आवाज़ करते हुए। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रक्टेड हिम, तो वो उसको बोल रहा है राजा, लड़की को, अब जो ओल्ड हो चुकी है, कि ओल्ड वुमेन को, डांसिंग गर्ल जो थी, कि तुम यंग थी और तुम्हारी वजह से जो है इसका ध्यान भटक गया, ठीक है, और इसीलिए इसने दीवार को वीक बना दिया, अच्छा नहीं बनाया है। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अब डांसिंग गर्ल को भी ये बोल दिया कि तुम्हारी वजह से दीवार जो है वो ख़राब बनी है, और एक पुअर बर्गलर के ऊपर, एक चोर के ऊपर ऐसे गिर गई है, वो मर गया है, तुमने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है, मासूम की हत्या कर दी है, और तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा। अब बेचारे डांसिंग गर्ल भी देखो अपना कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो बोलेगी। ठीक है, शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अब उसने कुछ विचार किया, एंड देन उसने क्या कहा, माई लॉर्ड वेट, उसने कहा कि महाराज रुकिए, वेट करिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, डाउन दैट स्ट्रीट, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। तो उसको रीज़न क्या बताती है, वो रीज़न यहाँ पे कहती है गोल्ड स्मिथ, सुनार के लिए यूज़ किया है यहाँ पे। तो डांसिंग गर्ल ने जो है अपना ब्लेम, अब वो किसी और पे शिफ्ट कर रही है अपना ब्लेम जो है यहाँ पे। तो कहती है कि मैं वहाँ गलियों में घूमती रहती थी, ऐसे बार बार आती जाती रहती थी, क्योंकि मुझे गोल्ड स्मिथ की शॉप पे आना पड़ता था, बार बार मुझे सुनार के पास आना पड़ता था, क्योंकि मैंने उसको कुछ गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, है ना। आगे है, ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, सॉरी, है ना, स्काउंड्रल। तो उसने कहा कि ये जो था, वो जो
गोल्ड स्मिथ था वो तो बहुत डिसऑनेस्ट आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, हर बार जब मैं जाती थी हर बार मुझे कोई ना कोई एक्सक्यूज है वहाँ पे वो दे दिया करता था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि अब देगा तब देगा, एंड सो ऑन ऑल डे। पूरा दिन जो है वो मुझे ऐसे झूठ बोलता रहता था और मैं वहाँ पे चक्कर लगाती रहती थी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम। तो उसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वो मुझे सच तो बताता नहीं था कि कब देगा, मैंने जो ज्वेलरी बनवा रही हूँ मैं, कब वो मुझे देगा, वो झूठ बोलता रहता था। और मैं बार बार जो है कभी इधर कभी उधर, चाहे मुझे आना जाना पड़ता था, दर्जनों बार मुझे चक्कर काटने पड़ते थे। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। तो वो कहते हैं कि तब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। तो उसने अपना ब्लेम किस पे शिफ्ट कर दिया, उसने अपना ब्लेम शिफ्ट कर दिया गोल्ड स्मिथ पे, कि महाराज ये तो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, वो डिसऑनेस्ट था बहुत ज़्यादा, और मेरी ज्वेलरी जो है वो टाइम पे देता नहीं था और मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ते थे वहाँ पे जाने के लिए। उसकी गली में जब मैं जाती थी तब इसने मुझे देख लिया होगा। ठीक है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। अब राजा ने सोचा कि शायद ये सही कह रही है बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो बात किसी को नहीं कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम सच बोल रहे हो, सबकी बातों पे यकीन कर लेता था वहाँ पे। ठीक है। अब उसने अपना ब्लेम किस पे शिफ्ट कर दिया, उसने अपना ब्लेम शिफ्ट कर दिया गोल्ड स्मिथ पे। ठीक है। आगे देखो फिर क्या कहते हैं। राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, अब जो भी उसके पास एविडेंस सबूत उसे मिल रहे थे, जो भी उसे एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था, सबको वो सुन रहा था। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। तो कहता है कि हमने असली मुजरिम को पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस नार को पकड़ के लेकर आओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी छिपा हुआ है वहाँ उसे लेकर आओ तुरंत। ठीक है। अपना ऑर्डर उसने दे दिया। द किंग्स बेलीव सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। व्हेन ही हियर द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। अब उसे पता लग गया है ना, उस मर्चेंट को पता लग गया। अब बैलिफ का मतलब क्या होता है, बैलिफ का मतलब जो उसके ऑफिसर्स वगैरह होंगे वहाँ पे, कि भाई जो अब कानून जो इसने हुक्म दे दिया राजा ने, उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा, उसको पूरा हमें कराना पड़ेगा ना। तो ये देखना कि भाई जो डिसीजन राजा ने लिया है उसको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, उसको देखने वाला जो पर्सन है उसको बैलिफ कहा जाता है। तो अब जो राजा के जो बैलिफ थे उन्होंने उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढना शुरू कर दिया, जो अपनी शॉप के कोने में छिपा हुआ था। जब उसको पता लगा कि मेरे ऊपर तो ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, ब्लेम लगा दिए गए, दोष लगा दिए गए हैं, तो उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी जो है वो उसने भी अपनी बना ली कि मुझे अपनी स्टोरी कुछ बतानी पड़ेगी। गया, उसको लेके जाया गया वहाँ पे, है ना। ही सेड, माई लॉर्ड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। कहता है महाराज मैं तो एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। तो कहता है कि ये बिल्कुल सच बात है कि डांसर जो है, लड़की जो है, ये जो विमेन है वो मेरे घर के चक्कर काटती थी, बार बार उसको आना पड़ता था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको एक्सक्यूजेज दिए, बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। तो कहता है क्योंकि मैंने ऐसा, उसको मुझे एक्सक्यूज देने इसलिए पड़ते थे क्योंकि उसकी ज्वेलरी बनाने से पहले मुझे एक मर्चेंट था उसकी ज्वेलरी बनानी थी, है ना, कोई जो है रिच मर्चेंट था, उसके मुझे ऑर्डर पूरे करने थे। उसके ऑर्डर पूरे करने के चक्कर में इसके ऑर्डर मैं पूरे कर नहीं पाया और इसलिए मुझे इसको एक्सक्यूज देना पड़ता था। तो कहता है कि मुझे उसके ऑर्डर करने थे। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। तो उनके यहाँ पे कोई शादी थी, वो वेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए मुझे इसको एक्सक्यूज देने पड़ते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप तो जानते ही हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितना इम्पेशेंट होते हैं, उनको तो अपना जो काम है वो तुरंत चाहिए, बिल्कुल जैसे टाइम पे बोल दिया इंस्टेंट वैसे ही काम चाहिए। राजा ने सुनी बात। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर women's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब राजा ने जो है उससे क्वेश्चन पूछा, है ना। तो कहता है गोल्ड स्मिथ जो है उसने अपनी सारी बात बता दी कि बताओ कौन है वो जो मर्चेंट था, वो कौन था भाई, जिसके लिए तुम काम कर रहे थे वो कौन था, उसको जो है बुला कर लेकर आओ। तो डांसिंग गर्ल की बात को भी उसने मान लिया और उसने इस आदमी की बात को भी जो है वो मान रहा है। वो जो व्यापारी गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया तो उसने अपना एक्सक्यूज़ दे दिया कि महाराज ये तो व्यापारी की गलती है। और उसने कहा कौन है वो जो व्यापारी है कौन है, उसे पढ़ के लेकर आया जाए। और जिसने उस लड़की को वहाँ बार बार चक्कर कटवाए हैं, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर का ध्यान भटक गया है और वो दीवार जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। जो दीवार एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई है वो मर गया है, और उसका नाम बताओ। अब गोल्ड स्मिथ जो था उसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम
बता दिया कि महाराज उसका नाम सच एंड सच ये नाम है उसका, है ना। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आया, ट्विस्ट ये आया कि जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है वहीं पे आगे रुक गई। मतलब जिस मर्चेंट के घर में उसकी डेथ हुई थी ना, वो व्यापारी वही था जिसके गहने बनाने के चक्कर में इस गोल्ड स्मिथ ने उस लड़की के गहने नहीं बनाए, उसको एक्सक्यूजेज वो देता था। तो उसी पे सारी बात आ गई। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब वो कह रहा है कि भाई अब तो न्याय हो जाएगा। राजा ने सोचा कि भाई ये तो फाइनली वहीं पे आके रुक गई बात, उस मर्चेंट पे जो है सारी की सारी बात आके रुक गई है। व्हेन ही वाज रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव क्राइंग, इट वाजंट मी बट माय फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। अब उस राजा को बुला लिया गया, बहुत रूडली उसको बुलाया गया कोर्ट में। आया बेचारा, रो रहा था वहाँ पे और वो कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं था, मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था, मैं नहीं था। अब उनकी तो मृत्यु हो चुकी है ना, और मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मेरा तो कोई भी इसमें दोष नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस। अब राजा ने उसकी बात सुना, अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया जो बहुत इंटेलिजेंट समझते थे खुद को, बट एक्चुअल में थे नहीं। तो उन्होंने जो है डिसीजन लिया, तो कहता है कि हाँ ये सत्य है बिल्कुल कि आपके पिताजी की तो डेथ हो गई है, आपके जो फादर है उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे जो पापा हैं वो मर्डरर हैं, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो मर्डरर हैं। अब वो मर गए हैं क्योंकि वो तो है नहीं जीवित, तो किसी ना किसी को तो पनिशमेंट देना पड़ेगा उनकी जगह पे। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। तो अब क्या कहा राजा ने कि भाई तुम्हें तो सारी चीज़ें उनसे विरासत में मिल ही रही है ना, ठीक है। तुम्हारे फादर जो है वो क्रिमिनल कह दिया उसके पापा को यहाँ पे, उनके जो भी तुम्हें धन दौलत है वो सब तो तुम्हें मिल ही गई है यहाँ पे, अब उनके जो पाप है ना उनका रिजल्ट भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ऐसा राजा ने कहा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। तो क्या कहता है कि मैं तो देखती समझ गया था तुम्हें कि एक्चुअल में जो है तुमने कोई ना कोई गड़बड़ करी है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि तुम ही कल्प्रिट हो, तुम ही दोषी हो बिल्कुल। तो राजा ने अनाउंस कर दिया कि भाई मर्चेंट को जो है मृत्युदंड दे दिया जाए, ठीक है। आगे देखो, एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब देखो राजा ने जो है ऑर्डर तो दे दिया है ना, स्टेक का मतलब समझते हैं ना, जैसे बहुत ही जैसे किसी को फांसी वगैरह देनी होती है, मारना होता है, तो एक पोस्ट होता है ना, पोल जैसा, बहुत शार्प और पॉइंटेड एंड रहता है उसका। मैं आपको एक मिनट पिक्चर दिखाती हूँ इसकी, एक सेकेंड रुको। चलो पिक्चर तो मैं नहीं दिखा पा रही आपको अभी, है ना। आप एक काम करना, क्योंकि मेरे पास इसमें है भी नहीं इमेज, मैं आपको कैसे दिखा पाऊंगी। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब किसी को मारते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। फांसी देनी है तो वो ऐसे वो बना देंगे लटकाने के लिए, है ना। किसी को गर्दन काटनी है तो वैसे वो बना देते हैं ना, मतलब जहाँ पे उसको वो करना पड़ता है। किसी को भी अगर मारते हैं, राजा वगैरह की मूवीज़ में अगर आपने देखा होगा तो वही है यहाँ पे स्टेक। तो अब उसने जो है अपने जो सर्वेंट वगैरह थे उनको बोल दिया कि भैया जो है तैयार करो, है ना, एक नया जो है स्टिक तैयार करो इसके एग्जीक्यूशन के लिए। सर्वेंट ने जो है वो किया, उसको बहुत तेज़ किया, बहुत पॉइंटेड किया, और फाइनल उसको क्रिमिनल को पनिशमेंट देने के लिए वो तैयार थे। अब क्या हुआ यहाँ पे, जो अब मर्चेंट जो था, ठीक है, उसको लाया गया होगा वहाँ पे, तो वो काफ़ी मर्चेंट जो था उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, यहाँ पे बहुत पतला सा था वो, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा जा रहा था उस पर, ठीक है। तो राजा से जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं तो मतलब बहुत पतला सा है वो तो नहीं उस पर फिट बैठ पा रहा है। तो अब उसने क्या कहा राजा ने कि अब हम क्या करेंगे, है ना, कि मतलब इस पे हम किसको लटकाएंगे, अब इस स्टेक पे किसको जो है हम जो है वो देंगे, किसी को हम कैसे मारेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो तभी उसके दिमाग में क्या आइडिया आया, दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो कहता है भैया ऐसा जो है किसी को ऐसे लेकर आओ कि जो पतला सा स्टेक हमने बनाया ना, कोई हेल्दी मैन लेके आओ जिसके गले में ये फिट आ जाए बिल्कुल, ठीक है। तो सर्वेंट जो थे वो इमीडिएटली लग गए खोज में, इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई मिल जाए, कोई हेल्दी सा आदमी मिल जाए। तो तभी उनकी नज़र किस पे गई, उनकी नज़र जाती है उस डिसिपल पे, उस शिष्य पे, वो जो गुरुजी के साथ आए थे, जो बहुत खा खा के बहुत हेल्दी हो चुका था, बनानाज लो, राइस लो, वीट, ये सब खा रहा है, तो बहुत हेल्दी हो चुका था। अब उसको पकड़ लिया, वो कहता है व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत कर दिया, आई एम इनोसेंट, मैं तो सन्यासी हूँ, रोने लगा। दैट मे बी ट्रू, कहता है जो पकड़ने के लिए आए थे उन्होंने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुमने कोई गलती वलती तो ऐसी की नहीं है,
है ना। लेकिन राजा का जो है वो ऑर्डर है, डिक्री का मतलब क्या है यहाँ पे ऑर्डर, तो राजा का ऑर्डर है कि भाई हमें एक ऐसे आदमी को पकड़ के लाना है जो इस स्टेक पे बिल्कुल फिट आ जाए। उन्होंने कहा और उसको वो कहाँ ले गए, एग्जीक्यूशन की जगह पे ले गए जहाँ पे उसको मारना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरु वर्ड, तो अब उसको शिष्य को याद आ रहा है अपने गुरु जी के वर्ड कि ये तो मूर्खों का शहर है और तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे। तभी वो वेट कर रहा था कि भाई मेरी मृत्यु होने वाली है, अब तो मुझे मार ही देंगे। तो वो अपने गुरु को याद करता है अपने दिल में, और जो है उसको जो है मतलब ऐसे बात अंदर ही अंदर ऐसे सोचता है कि मेरे गुरुजी जो है वो मुझे कैसे भी करके बस सुन ले, कहाँ हो। तो गुरुजी जो है ना वो सब देख लिया, गुरुजी के पास मैजिकल पावर थी, तो उन्होंने जो है देख लिया कि भाई उनका जो शिष्य है वो तो परेशानी में है। वो आते हैं फिर अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉड हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रेप थ्रू अ लव ऑफ फूड, जो बेचारा इस जाल में फंस गया किसकी वजह से, बस खाने के लालच की वजह से। एज सुन एज ही अराइव, अब जैसे ही वो गुरुजी जो थे वहाँ पे वो आ गए हैं, गुरुजी ने वो सारी चीज़ें तो देख ली हैं, तो गुरुजी वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, अपने डिसिपल को बचाने के लिए। ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। अब क्या हुआ कि वो अपने शिष्य को डांटते हैं, ऐसे हल्के हल्के से कान में फुसफुसा के उसको डांटते हैं और बहुत ही धीरे से उसके कान में बोलते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। अब वो जो गुरु जी थे वो किसके पास गए, वो राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाके उससे कहते हैं कि आप बताइए गुरु बड़ा होता है या चेला बड़ा होता है, दोनों में से कौन महान है। अब राजा ने क्या रिप्लाई किया होगा, राजा ने कहा ऑफ कोर्स द गुरु। तो राजा ने कहा हाँ भाई गुरुजी बड़े होते हैं, गुरुजी महान है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। वाई डू यू आस्क, आपने ऐसा क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो उसने क्या कहा गुरु ने कि भाई मुझे जो है पहले मुझे मार दो, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, जब मैं मुझे मार दोगे आप लोग तो उसके बाद मेरे जो शिष्य है आप उसको मार देना, ठीक है। तो गुरुजी ने ये बात राजा से कह दी। आगे व्हेन द डिसिपल हियर दिस, डिसिपल ने ये बात सुनी तो वो समझ गया, है ना, वही सारी बात समझ गया होगा ना, जो उसके गुरुजी ने उसके कान में कुछ बोला था उस चीज़ को समझ गया। तो उसने क्या किया, वो क्लैमर करना लग जाता है। क्लैमर का मतलब होता है किसी चीज़ बात पे बहुत जोर दे के बोलना, इंसिस्ट करना एकदम। तो उसने कहा, उसने कुछ बोला यहाँ पे, उसने कहा नहीं मुझे पहले आप मार दो, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे पहले लेकर आए हैं तो भाई पहले मुझे मार दो, इनको मत मारो। अब गुरु और डिसिपल जो हैं वो दोनों झगड़ा हो गया, उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया कि कौन पहले मरेगा। किंग बहुत पजल्ड हो गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं दोनों, आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने गुरु जी को बुलाया और कहा कि भाई तुम क्यों पहले मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। तो राजा ने क्या कहा कि भाई हम तो इस आदमी को स्टेप करके लेकर आए हैं क्योंकि ये हमारे स्टेक पे पहले वाला जो पर्सन था वो फिट नहीं हो रहा था, तो उसको फिट करने के लिए हम तो इसको पकड़ के लेकर आए हैं। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा कि भाई आप मुझसे इतने सारे क्वेश्चन मत पूछो, आप एक काम करो, मुझे जो है बस फांसी पे मतलब मुझे जो है आप पहले मार दो, ठीक है, उसके बाद इसको जो है आप मार देना मेरे डिसिपल को। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर। तो राजा जो है थोड़ा दिमाग लगा लिया राजा ने, उसने कहा नहीं कोई तो बात है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि आप पहले मरना चाहते हो तो इसमें कोई ना कोई तो बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो कहता है कि भाई मुझे समझाओ कि क्या बात है, आप तो काफ़ी समझदार से हैं तो आप मुझे बताओ कि भाई क्या बात है। तो राजा जो है वो समझ गया कि कोई ना कोई मिस्ट्री चल रही है यहाँ पे। तो गुरुजी ने क्या कहा, विल यू प्रॉमिस मी, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। तो उसने कहा राजा से गुरुजी ने कि क्या तो प्रॉमिस करो, क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे पहले जो है मृत्युदंड दे देंगे अगर मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी से कहा उसने, है ना। गुरुजी ने पूछा, द किंग गेव हिम अ सॉलेम वर्ड। अब राजा जो था उसने प्रॉमिसिंग वर्ड्स बोल दिए कि हाँ ठीक है। द गुरु टुक हिम अ साइड में लेकर गए, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, कि भाई उनके कानों तक आवाज़ ना चली जाए जो सर्वेंट है, और उसके कानों में जाके कुछ कह दिया राजा के। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों पहले मरना चाहता हूँ, हम दोनों में से क्यों हम दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। तो गुरुजी ने क्या कहा कि भाई हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं लेकिन हमने आपके जैसा किंगडम, आपके जैसा सिटी नहीं देखा और ना ही आपके जैसे राजा देखे हैं। स्टेक जो है वो तो ये जो स्टेक आपने बनाया है ना, ये स्टेक किसका है, गॉड ऑफ जस्टिस का है ना। ये नई नई बात बता रहे हैं वो यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि यहाँ इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। तो ये जो है नया है बिल्कुल, इस पर अभी तक कोई क्रिमिनल नहीं है, आपने नया बनवाया है। तो कहता है कि अब जो पहले मरेगा ना वो अगले जन्म में इस कंट्री का राजा बनेगा, ठीक है, और जो उसके बाद मरेगा वो इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। ये पट्टी उसको पढ़ा दी इसने, उसके कानों में ये बात डाल दी। वी आर सिक ऑफ अवर एक्सकेटिक लाइफ। तो वो कहता है कि हम अपने जो ये हमारा जो जीवन है ना, ये सन्यासी जो हम जीवन अपना बिता रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई हम इससे थक चुके हैं और हमें ये लाइफ नहीं चाहिए, इसीलिए हम वो क्या है, क्योंकि हम अगले जन्म में क्या बन जाएंगे, राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे, है ना। तो वो कहता है अब आपको अपनी बात को मानना पड़ेगा। राजा से कहता है कि आपको आपके जो वर्ड्स हैं उन पर रहना पड़ेगा, आपको जो है मुझे डेथ देनी पड़ेगी।
पड़ेगी अब, है ना, और पहले मुझे। तो राजा जो है वो थोड़े गहरे विचार में पड़ गया कि मतलब ये तो आपस में ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये राजा बन जाएगा मेरे किंगडम का तो मतलब मैं क्या करूँगा फिर, है ना। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था कि मेरा किंगडम किसी और के पास है, अगले जन्म में भी मेरा किंगडम किसी और के पास जाए। तो उसने टाइम लिया थोड़ा सा, और अपने जो राजा जो अपने वो थे, जो अपने सैनिक वगैरह थे, उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई ये जो एग्जीक्यूशन है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है अगले दिन के लिए, क्योंकि मुझे अपने मिनिस्टर से थोड़ी सी बातचीत करनी है, थोड़े सीक्रेट मैटर जो है मुझे वो उनके साथ शेयर करने हैं। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। तो राजा ने मंत्री से क्या कहा, ये तो सही बात नहीं है कि हम अपना किंगडम किसी और को देने के लिए जीवन में, है ना, अगले जन्म में। तो एक काम करते हैं कि हम खुद क्यों नहीं मर जाते हैं और हम अगले जन्म में हम राजा और हम ही मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो वो कहता है राजा कि भाई जो मिनिस्टर हैं वो उसकी बात को एग्री करता है। राजा जब कहता है कि भाई जो होली मैन है, जो ये साधु संत लोग हैं ना, ये झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब ये सच बोल रहा है और ऐसा ही कुछ होगा, तो एक काम करते हैं इनको छोड़ो और हम दोनों ही क्या करते हैं, हम दोनों ही मर जाते हैं, ठीक है। एग्री कर गया मिनिस्टर ने भी। तो उसने अपने एग्जीक्यूशनर को जो है बोला, वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, हम आज रात को उन दोनों को भेज देंगे क्रिमिनल्स को। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, तो उसने कहा कि जो पहला आदमी आएगा उसको तुम पहले मार देना, जो दूसरा आएगा सेकंड नंबर पे उसको तुम दोबारा सेकंड नंबर पे मार देना, और ये मेरे ऑर्डर है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राजा ने ये अपने ऑर्डर दे दिए। उस रात क्या हुआ, दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। राजा और मंत्री जो थे वो चुपचाप सीक्रेटली कहाँ चले गए, जेल में चले गए, जहाँ पे उनको बंद करके रखा होगा। तो गुरु को छोड़ दिया, डिसिप्लिन को छोड़ दिया, और अपने आप को अपना जो है उन्होंने क्या किया, अपना जो है गेटअप चेंज कर लिया पूरा। और वो क्या बन गए, वो जो है मतलब अब उनको उनको तो निकाल दिया, गुरु को डिसिप्लिन को, अब वो दोनों वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, और अपने सर्वेंट के सामने पहुँच गए हैं। तो गए वहाँ पे, तो जैसा जैसा राजा ने इंस्ट्रक्ट किया था वैसा वैसा उन्होंने कर दिया, यानी कि पहले राजा को फांसी दे दी गई, अब उसके रियल मिनिस्टर को भी फांसी दे दी गई। जब उनकी बॉडीज़ को लाया गया, व्हेन द बॉडीज़ वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रूज एंड वल्चर, द पीपल पैनिक। अब उनकी बॉडीज़ को लेकर आया गया, डेड बॉडीज़ को, ठीक है ना। अब सिटी जो थी, पूरे का पूरा जो राज्य था वो पूरा कन्फ्यूजन में था, बहुत पैनिक कर रहे थे लोग। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडी ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, क्योंकि जब डेड बॉडीज़ को लाया गया तो वो कौन था, वो एक्चुअल में रियल किंग और रियल मिनिस्टर था। तो सिटी में पूरा कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ये क्या हुआ। ऑल नाइट दे मोन एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। रात भर परेशान रहे बेचारे, दुख मनाते रहे कि अब हमारे किंगडम का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। तो सब लोगों ने क्या सोचा, बातचीत करी होगी, तो उनको याद आया गुरु के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, उनको पकड़ के लेकर आ गए। जब वो वहाँ किंगडम छोड़ के जाने वाले थे, उनको पकड़ के लेकर आ गए फिर लोग वहाँ पे। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन। उसने कहा कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। सब लोगों ने कहा कि हाँ भाई, अब हमारा किंगडम में राजा तो है नहीं और ना ही मिनिस्टर है, तो हमें किसी राजा की नीड है। दे बेग द गुरु, गुरु से रिक्वेस्ट करते हैं कि, और डिसिप्लिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप दोनों ही क्यों नहीं बन जाते हैं मिनिस्टर और किंग यहाँ के। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएड द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। अब डिसिपल को तो समझा लिया, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट देके, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, जो शिष्य है वो मान जाता है थोड़ा जल्दी, लेकिन बहुत टाइम लगा गुरु जी को मनाने के लिए। परसुएड का मतलब क्या है, मनाना, कन्विंस करना मतलब। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग। अब वो मान जाते हैं कि हाँ भाई, हम इस किंगडम जो है, जो फूल का किंगडम था, उस पर जो है हम लोग अब राज करने के लिए तैयार हैं, है ना, क्योंकि जो वो फुलिश किंग था और जो स्लेव मिनिस्टर था वो तो मर चुके हैं। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। कंडीशन क्या रखते हैं कि जो पुराने उन्होंने लॉ बनाए थे, जो पॉलिसीज़ बना रखी थी, उन सबको हम चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन, अब से इन्होंने क्या किया, नाइट वुड अगेन बी नाइट, कि रात जो है वो दोबारा से रात की तरह से ही ट्रीट की जाएगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन जो है वो दिन की तरह से ट्रीट किया जाएगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू। और अब ऐसा नहीं होगा कि भाई एक डुडू में ही हम सारा सामान खरीद सकते हैं, चाहे हमें चावल लेने हैं, चाहे हमें बनाना लेना है, कुछ भी खाने का सामान लेना है, तो उसका जो प्राइस है वो सेम नहीं होगा, है ना, वो सब प्राइजेस अलग अलग होंगे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और जैसे बाकी के किंगडम होते हैं आपके, ठीक है। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उस किंगडम ऑफ फूल जो था, जहाँ पे वो दोनों राजा और मिनिस्टर रहते थे, जिन्होंने पूरा डिस्टर्बेंस किया हुआ था वहाँ पे, उसको एक नॉर्मल किंगडम में जो है वो पहले फिर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वो फिनिश हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।